कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ने से पहले हमें यह बात पता होना चाहिए कि जब कभी भी हम दो या दो से ज्यादा सॉल्ट्स को पानी में ऐड करते हैं तो उनका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन अब जब इस एक्वस सॉल्यूशन को हम हीट करेंगे, और कब तक हीट करेंगे, जब तक सारा पानी निकल ना जाए। तो जब सारा पानी निकल जाएगा तो वहां पर जो कुछ भी बचेगा उसको ही बोला जाएगा रेजिड्यू, या हम इसको बोल देते हैं एडिशन प्रोडक्ट। क्या बोल देते हैं? एडिशन प्रोडक्ट बोल दे, या एडिशन सॉल्ट भी बोल सकते हैं। तो अब जब इस रेजिड्यू को देखा जाएगा तो इस रेजिड्यू में हमको दो चीजें मिलने वाली हैं। अब वो दो चीजें क्या होंगी? उसमें से एक मिलेंगे हमको डबल सॉल्ट, और दूसरे हमको मिलने वाले हैं क्या? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और आपको बता दें कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ते हैं तो इन्हीं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को ही हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यही हमारे जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं इनको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इन्हीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ने के लिए हमने एक ब्रांच बना दी, इट्स अ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। लेकिन हमें उसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये डबल सॉल्ट और ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं और इनको हम कैसे पहचान सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है। देखो, डबल सॉल्ट का एग्जांपल अगर मैं तुम्हारे सामने रखूं तो डबल सॉल्ट जैसे कि एक है कार्नेलाइट। क्या है? कार्नेलाइट। अब कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या होता है? इट्स MgCl2.KCl.6H2O। देखो, एक सॉल्ट मैग्नीशियम क्लोराइड रहा होगा, एक साइड सॉल्ट पोटेशियम क्लोराइड रहा होगा, और वाटर वहां पर क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद है, और ये दोनों सॉल्ट मिलके बना रहे हैं क्या? डबल सॉल्ट। उसी तरह से एक होता है मोहर सॉल्ट। अगर इस मोहर सॉल्ट को देखें तो ये होता है फेरस सल्फेट डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। मतलब फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट को हमने क्या करा? ऐड करा, और पानी वहां पर क्या मौजूद है? क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद है। उसके अलावा आपने एलम के बारे में तो सुना होगा, जिसको आम भाषा में फिटकरी कहते हैं। ये होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। लेकिन खास बात जो है डबल सॉल्ट की ये है कि डबल सॉल्ट को जब पानी में डाला जाता है, डबल सॉल्ट को जब पानी में डाला जाता है तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। दे लूज देयर आइडेंटिटी। ये क्या करेंगे? अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे, और गिव टेस्ट फॉर ईच इंडिविजुअल, फॉर ईच इंडिविजुअल आयन। हर अलग अलग आयन का टेस्ट भी देंगे, और पानी में जाने पर अपनी आइडेंटिटी भी लूज कर देंगे। अब ये कैसे हो रहा है इसको समझो। अगर आपने कार्नेलाइट को पानी में डाला, मैं एरो बना के इधर ले आ रहा हूं कि कार्नेलाइट को आपने जब पानी में डाला तो उसमें से निकलेगा कौन बेटा? मैग्नीशियम आयन भी निकलेगा, उसके साथ साथ उसमें से पोटेशियम आयन भी निकलेगा, उसके साथ साथ उसमें से क्लोराइड आयन भी निकलेगा। और ये तीन अलग अलग आयन अपने अलग अलग टेस्ट भी देंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये अपनी आइडेंटिटी क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं। सेम मोहर सॉल्ट के साथ भी होगा और सेम एलम के साथ भी होगा। लेकिन इनके साथ क्या खासियत है जरा समझो। अगर हम इसका एग्जाम्पल आपके सामने पेश करें, जैसे कि K4FeCN6 या टेट्रा अमीन, इट्स ये। तो ये जो दोनों सॉल्ट आप देख रहे हो, दिस बोथ आर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, या इन्हीं को हम बोलते हैं क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर हम देखें तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हमने क्या करा? वाटर में डाल दिया। तो जैसे ही हमने इसको वाटर में डाला होगा तो पानी में जाने पर ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करने वाले। इसका मतलब जब पानी में जाएगा तो पानी में जाने पर CuNH3 का होल 4 प्लस प्लस एक कैटायन ये मिला,
और साथ साथ में एक एनायन हमको ये मिल गया। तो जरा बताओ कि अभी भी इन पर्टिकुलर आयन के अंदर वो जो एलिमेंट लगे हैं या मॉलिक्यूलर फॉर्म में लगे वो सब सेफ है। इसका मतलब उन्होंने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करी। तो जरा ये बताओ कि जब तुमने इस टेट्रामीन कॉपर सल्फेट को पानी में डाला तो क्या ये अमोनिया का टेस्ट देने वाला है? नहीं देगा। क्या ये कॉपर का टेस्ट देने वाला है? नहीं देगा। इस कंप्लीट आयन का टेस्ट आएगा, उसके अंदर मौजूद इंडिविजुअल एटम या इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का टेस्ट नहीं आएगा। इसका मतलब पानी में जाने पर ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेंगे, मतलब आइडेंटिटी बनी रहेगी एंड दे विल नॉट गिव द टेस्ट फॉर ईच इंडिविजुअल आयन। तो इतनी बात अगर समझ में आ गई तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हमने इस आयन को ले लिया और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे आ जाते हैं। देखो भाई, हमें इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि असल में ये क्या है, इसमें किस चीज को क्या कहा जाता है। आ जाओ, सबसे पहले तो आप जो ये ब्रैकेट देख रहे हो इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अच्छा, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक सेंट्रल मेटल होता है और दूसरा होता है लिगेंड। अभी इसकी बात भी आगे चलकर करेंगे। तो आप जो ये देख पा रहे हो, इट्स द सेंट्रल मेटल। ये है सेंट्रल मेटल एटम। अब ये सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट यहां पर होता है, तो दूसरों से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता रहता है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, ये है लुईस एसिड। क्या है? लुईस एसिड। और इसके पास टेंडेंसी है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की, या इसके पास डी ऑर्बिटल खाली होती है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, तो इसको बोल सकते हैं क्या हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फिलिक का मतलब होता है आशिक। क्या मतलब होता है? आशिक बोल दो, लवर बोल दो, जो अच्छा लगे बोल सकते हो। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अच्छा, अब इसमें दूसरा जो यहां पर देख पा रहे हो कि 6 सीएन के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, तो ये जो सीएन है इसको ही बोला जाता है लिगेंड। क्या बोला जाता है? लिगेंड। अब लिगेंड क्या होते हैं? ये वो स्पीशीज होती है जो सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं और उनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती हैं। इसीलिए बने हुए कंपाउंड को आप बोलते हो कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये हो गया लिगेंड। तो लिगेंड वो स्पीशीज है जो सेंट्रल मेटल को क्या डोनेट करेंगी? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगी। अच्छा, अब ये जो लिगेंड है ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो इसीलिए इसको हम नाम देंगे क्या? लुईस बेस। क्या नाम देंगे? लुईस बेस। अच्छा, उसके अलावा अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, इसको बोल सकते हैं क्या हम लोग? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज और फिलिक मतलब लवर, मतलब न्यूक्लियस का जो आशिक होगा, न्यूक्लियस का जो लवर होगा, उसको बोलेंगे हम लोग क्या? न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, अब इसमें और भी चीज बची हुई है। हम लोग जब इस स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो इसमें हम इस सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालेंगे। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं जरा देखो, 4 पोटेशियम लगे हैं और हर पोटेशियम की स्टेट होने वाली है +1। आयरन की स्टेट निकालनी है तो वैल्यू x मान लो, y मान लो, z मान लो, जो अच्छा लगता है वो मान लो। एक CN जो होता है उसके ऊपर -4, ये एक वैलेंसी माइनस की होती है, तो 6 इंटू -1। क्या अभी हमें कोई चार्ज दिख रहा है? नहीं, तो इक्वल में क्या आ जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा 4 + x - 6 = 0। x की वैल्यू आ जाएगी +2। क्या आ जाएगी? +2 भाई। अच्छा, अब ये वैल्यू जो +2 आई वो हमने यहाँ पे रख दी, लेकिन आपको बताएं जब हम इसका IUPAC नेम लिखते हैं तो IUPAC का एक रूल है कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग होती है तो उसमें सेंट्रल मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसको रोमन नंबर में लिखते हैं, और रोमन नंबर में लिखने के साथ साथ उसको ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। मतलब इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख दिया जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब ये है क्या? ये आपको मालूम था, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है या इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है। इसी को बोला जाता है बेटा क्या? प्राइमरी वैलेंसी। क्या बोला जाता है?
प्राइमरी वैलेंसी भी बोला जाता। और प्राइमरी वैलेंसी एक्चुअल में आयनाइजेबल होती है। अब ये क्या है, इसको हम लोग अभी आगे चलकर वर्नर्स थ्योरी में पढ़ने वाले हैं। बने रहिएगा साथ साथ में, तो पढ़ने को मिलेगा आगे। इसी को बोला जाता है आयोनाइजेबल, आयोनाइजेबल, आयोनाइजेबल वैलेंसी। तो ये आयनाइजेबल वैलेंसी है। अच्छा, अब जो तुम ये नंबर देख पा रहे हो, या नंबर पे ध्यान मत देना, क्योंकि कुछ केस में नंबर जो होगा उससे आपका सही जवाब नहीं निकलेगा। उसकी वजह क्या है मैं आपको अभी आगे चलकर बताऊंगा। अब ये जो लिगेंड है सीएन है, ये सीएन एक टाइम में एक लोन पेयर दे सकता है। तो जरा बताओ इस आयरन को कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे। अगर एक सीएन एक लोन पेयर दे सकता है, तो मैक्सिमम इसको यहां पर मिल रहे होंगे 6 लोन पेयर। और जो ये 6 लोन पेयर है वो इससे भी डिनोट हो सकता है और नहीं भी डिनोट हो सकता है। क्यों नहीं होगा, बात करेंगे उसकी। तो ये कहलाता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहलाता है इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, इसको ही हम लोग बोलते हैं क्या, सेकेंडरी वैलेंसी। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। और साथ साथ में ये होती है नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। क्या होती है, नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। ये नंबर हर बार जो है ना, अब तुम एक चीज जरा नोटिस करना कि इस लिगेंड की जगह पर कोई ऐसा लिगेंड लगा होता जो एक टाइम में 2 लोन पेयर डोनेट कर रहा होता, तो यहां नंबर 6 ना होता, फिर कितना हो जाता, 3 हो जाता। क्योंकि जब एक लिगेंड 2 लोन पेयर दे रहा है, तो तीन लिगेंड जो होंगे वो टोटल 6 लोन पेयर दे देंगे। तो ये कहानी वहां पर भी फिट बैठ जाएगी। लेकिन अब के नंबर जो होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बनेगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअल में होता क्या है, ये लिगेंसी होती है कि कितने लोन पेयर एक्सेप्ट करे जा रहे हैं इस पर्टिकुलर सेंट्रल मेटल के द्वारा। बात समझ में आई कि नहीं आई। इतना जो रायता हम लोगों ने फैलाया, ये हमें पता होना चाहिए था। लेकिन इस रायते में एक चीज बच गई, वो ये है, जब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बनाया जाता है, तो कभी कभी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है स्फीयर के ऊपर, कभी कभी उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज आ जाता, कभी कभी उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं आता। जब कोई चार्ज नहीं आता, तो बाहर की तरफ हम उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं लगाते। लेकिन जब कभी भी उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता या प्लस चार्ज आ जाता, तो उसके बाहर हम कुछ एलिमेंट्स को जोड़ देते हैं या उसके आयंस को जोड़ देते हैं। उनको बोला जाता है काउंटर, उनको बोला जाता है काउंटर आयन। क्या बोला जाता है, काउंटर आयन। अब काउंटर आयन डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि स्फीयर के ऊपर चार्ज कैसा है। अगर स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो काउंटर आयन लाओगे कैसा, पॉजिटिव चार्ज वाला। अगर स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो काउंटर आयन लेकर आओगे कैसा वाला, नेगेटिव वाला। ठीक है, तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव लग जाएगा। क्लियर हुई बात। आओ थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लिगेंड्स की। किसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं लिगेंड्स की। अच्छा, लिगेंड्स क्या होती है, ये वो स्पीशीज होती हैं विच कैन डोनेट, विच कैन डोनेट। क्या डोनेट कर सकती हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या डोनेट कर सकती है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। किसको डोनेट कर सकती हैं, टू द सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम को जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन स्पीशीज करेगा, वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा लिगेंड। अब ये लिगेंड के भी टाइप बन जाते हैं कि कौन सा लिगेंड एक टाइम में कितना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अगर ये लिगेंड एक टाइम में एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो उसको बोला जाएगा मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट भी बोल सकते हो या यूनिडेंटेट लिगेंड भी बोला जा सकता है। अब जैसे इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे जितने भी हेलाइड्स हैं। अब हेलाइड्स में क्लोराइड भी हैं, ब्रोमाइड भी है, फ्लोराइड भी है, आयोडाइड भी है। उसके अलावा क्या हो सकता है, हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है, वाटर का मॉलिक्यूल भी हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है, एसीटेट भी हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है, पायरीडीन भी हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा हाइड्रा,
जीन भी हो सकता है। तो ये जितने भी मैंने बनाए, इसके अलावा और भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ये सारे के सारे कैसे लिगेंड हैं? ये सारे के सारे मोनोडेंटेट लिगेंड हैं। इसका मतलब ये एक टाइम में कितना लोन पेयर दे रहे होंगे? एक टाइम में एक ही लोन पेयर दे रहे होंगे, इसीलिए हम इनको नाम क्या दे रहे हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड। अच्छा, ये बताओ, अगर कोई दो लोन पेयर दे दे, उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे बाइडेंटेट लिगेंड। क्या बोल दोगे? बाइडेंटेट लिगेंड। अब बाइडेंटेट लिगेंड जैसे कि एथाइलिन ग्लाइकॉल, जैसे कि एथाइलिन ग्लाइकॉल, उसके अलावा जैसे कि CH2OH, CH2OH, ये भी हो सकता है। अब आप कहोगे कहां से दे रहा होगा? एक लोन पेयर यहां से दे सकता है, एक लोन पेयर यहां से दे सकता है, ये भी एक लोन पेयर यहां से दे सकता है, एक लोन पेयर यहां से दे सकता है। अच्छा, उसके अलावा बाइडेंटेट और क्या हो सकता है? तो उसके अलावा ये एथेन 1,2 डाई अमीन भी हो सकता है कि एक लोन पेयर यहां से दे सकता है, एक लोन पेयर यहां से दे सकता है। उसके अलावा ऑक्सिलेट आयन जो होगा वो भी है कि एक लोन पेयर यहां से दे सकता है, एक लोन पेयर यहां से दे सकता है। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे? बाइडेंटेट लिगेंड। अच्छा, मोनोडेंटेट लिगेंड हो गया, बाइडेंटेट लिगेंड भी हो गया। उसके अलावा जब कभी ये दो से ज्यादा लोन पेयर दे देंगे तो ये कहलाएंगे पॉलीडेंटेट लिगेंड। क्या कहलाएंगे? पॉलीडेंटेट लिगेंड। अब पॉलीडेंटेट लिगेंड में ट्राई भी हो सकता है, टेट्रा भी हो सकता है, पेंटा भी हो सकता है और हेक्सा भी हो सकता है। बट हम एक ही एग्जांपल की बात कर लें क्योंकि मोस्ट कॉमन वही है। जैसे कि मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, सांसें थम जाएंगी आपकी। ठीक है, देखो CH3CO- CH3CO-, एक ये लगा दें, एक इधर लगा दें, CH3CO-, CH3CO-। इसका नाम है एथेन 1,2 डाइअमीन, या इसी को अब ये पहले तो डाइअमीन रहा होगा क्योंकि डेरिवेटिव तो इसी का ही है, लेकिन उसमें हमने 4 एसीटेट भी लगा दिए, तो इसका नाम हो जाएगा एथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। इसको बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में क्या? EDTA। इट्स अ एथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। कितने एसीटेट दिख रहे हैं आपको? 4 एसीटेट दिख रहे हैं। और हर एसीटेट आयन जो होगा वो एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, चौथा लोन पेयर। जबकि एक लोन पेयर तुम नाइट्रोजन के ऊपर भी तो देख पा रहे होगे, तो एक लोन पेयर ये भी दे सकता है और एक लोन पेयर ये भी दे सकता है। इसका मतलब ये सीधा सीधा एग्जांपल कहाँ का हो सकता है? पॉलीडेंटेट लिगेंड का हो सकता है। अब पॉलीडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल एक और हो सकता है, जैसे कि ये है, जैसे कि ये है NH2 लगा दें हम लोग यहाँ पर, देन CH2, फिर लगा दें NH2, फिर लगा दें CH2 और फिर लगा दें NH2। तो हर अमीन ग्रुप जो होगा एक लोन पेयर डोनेट कर देगा। तो अगर तुम बोलना चाहो तो इसे ट्राइडेंटेट लिगेंड बोल सकते हो, और तुम्हारी इच्छा हो तो इसे बोल सकते हो हेक्साडेंटेट लिगेंड। लेकिन मेरी इच्छा है कि हम दोनों को ही क्या बोलेंगे? पॉलीडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। लेकिन कुछ लिगेंड्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास दो दो साइट्स होती हैं। कितनी साइट होती हैं? 2 साइट होती हैं, लेकिन एक टाइम में एक ही लोन पेयर डोनेट करते हैं। ऐसे ऐसे जो लिगेंड्स होते हैं उनको बोला जाता है एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंटेट लिगेंड। क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड। जैसे कि NO2-, जैसे कि NO2-। कहोगे ये कैसे दे रहा है? तो जरा देखो, ये ऐसे दे रहा है भैया जी, ये ऐसे दे रहा है कि यहाँ पर एक माइनस है, मतलब कि ये भी साइट है इसके पास और ये भी साइट है। साइट दो है लेकिन एक टाइम में एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे हाथ में ये दो दो मार्कर हैं, लेकिन तुम अगर हमसे ये ब्लू वाला मार्कर मांगोगे, रिफ्लेक्स एक्शन कितने अच्छे देख रहे हो मेरे अगर तुम मुझसे ये ब्लू वाला मार्कर मांगोगे तो ये ब्लैक वाला मैं छुपा लूंगा, कहूंगा लो मेरे पास दो मार्कर थे, लेकिन तुम जब ब्लैक वाला मांगोगे तो मैं ब्लू वाला छुपा लूंगा। तो इसका मतलब मेरे पास साइट कितनी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की? दो दो साइट हैं, लेकिन एक टाइम में हम कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएंगे या कितना लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे? एक ही लोन पेयर डोनेट करेंगे। तो ऐसे लिगेंड्स को बोला जाता है क्या? एम्बीडेंटेट लिगेंड। क्या बोला जाता है? एम्बीडेंटेट लिगेंड। जैसे कि
CNO है, इट्स अ साइनेटो, जैसे कि NCO है, इट्स अ आइसोसाइनेटो एंड मच मोर। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये क्या मिल गए आपको, एम्बीडेंटेट लिगेंड। लेकिन बात अभी यहां पर खत्म नहीं हुई है, बात अभी आने वाली है फ्लेक्सिबिलिटी की। किसकी बात आने वाली है, फ्लेक्सिबिलिटी की। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है जरा समझो। फ्लेक्सिबिलिटी एक्चुअल में उसको उर्दू में बोलते हैं सहूलियत, कि आप कितना डोनेट कर सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब जरा समझो, जो ये एथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट है, ये डोनेट तो 6 कर सकता है, लेकिन अगर जरूरत पड़े एक की, तो एक की जरूरत में क्या ये 6 लोन पेयर दे देगा? नहीं, एक ही देगा। लेकिन मान लो जरूरत पड़ जाए 2 की, तो उस टाइम ये 2 दे देगा। जरूरत पड़ जाए 3 लोन पेयर की, तो ये 3 लोन पेयर दे सकता है। और जरूरत पड़ जाए मैक्सिमम 6 की, तो कहेगा हाजिर है बंदा, ले लो 6 लोन पेयर ले लो। इसका मतलब इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर सकता है कि कितना लोन पेयर देना है। तो ऐसे लिगेंड्स जिनके पास चॉइस हो इलेक्ट्रॉन को या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, ऐसे लिगेंड कहलाते हैं क्या, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। क्या कहलाते हैं भैया जी, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। क्या ये बात पल्ले पड़ी? आ जाओ, अगर ये पल्ले पड़ गया हो तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। नया टर्म है, इसको बोलते हैं चिलेशन। क्या बोलते हैं, चिलेशन। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक आयन है, मेरे पास एक आयन है, इट्स अ टेट्रा अमीन कॉपर आयन। ठीक है, ये क्यूपरेट आयन हमारे पास है। ये इसमें आप देख पा रहे हो कि एक कॉपर को चार चार अमोनिया हैं जो लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, और अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। तो इसका मतलब अमोनिया कैसा लिगेंड है, इट्स अ मोनोडेंटेट लिगेंड है। और मोनोडेंटेट लिगेंड लगा है तो ये चार हमें दिख रहे हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे भी बना सकते थे कि हमने ये कॉपर ले लिया और हमने क्या कर लिया, चार अमोनिया ले लिए। अब ये चार अमोनिया क्या कर रहे होंगे, अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किसको, कॉपर को। और यहाँ पर 2 प्लस पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये अमोनिया डोनेट कर रहे हैं, तो नॉर्मली आपको समझ में आ रहा है। तो आप जरा सोचो कि आप मोनोडेंटेट लिगेंड 4 लगाए हो, लेकिन मैं कह दूं कि मैं बाइडेंटेट लिगेंड अगर 2 लगा दूं तब भी तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम एथेन 1,2 डाईअमीन ले लेते, क्या ले लेते, एथेन 1,2 डाईअमीन ले लेते, और उस दौरान हम कॉपर को इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा रहे होते, तो जरा देखो कि नजारा एकदम अलग होता, हालात जज्बात सब पलट जाते। ये डोनेट करता, ये डोनेट करता, ये डोनेट करता, ये डोनेट करता। देखो अभी भी कितने लोन पेयर मिल रहे हैं इसको, अभी भी कितने लोन पेयर मिल रहे हैं, अभी भी 4 लोन पेयर मिल रहे हैं। लेकिन अब की लिगेंड बदल गया, यहाँ पे लिगेंड कैसा लगा, मोनोडेंटेट, जबकि लिगेंड यहाँ पे कैसा लगा, बाइडेंटेट। लेकिन एक चीज तुमने अगर नोटिस नहीं करी, तो जरा देखो मैं बताता हूं कि जब मोनोडेंटेट लिगेंड लगा था, इसके बीच में तो यहां तो कोई बॉन्ड होगा नहीं। लेकिन जब बाइडेंटेट लिगेंड लगा, तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग भी तो है। अब जरा सोचो कि इसने जब इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये बन के तैयार हो गई एक रिंग। क्या बन के तैयार हो गई, एक रिंग बन के तैयार हो गई। और इसी रिंग फॉर्मेशन को ही क्या बोला जाता है, चिलेशन। क्या बोला जाता है, चिलेशन। और रिंग फॉर्मिंग टेंडेंसी जिनके अंदर होती है, या रिंग फॉर्मिंग टेंडेंसी को ही बोला जाता है क्या, चिलेटिंग पावर। क्या बोला जाता है, चिलेटिंग पावर। जरा बोलो, जरा इस चीज को समझो कि अगर मोनोडेंटेट लिगेंड हुआ तो चिलेटिंग टेंडेंसी नहीं है, बाइडेंटेट लिगेंड हुआ तो चिलेटिंग पावर आ गई, ट्राइडेंटेट लिगेंड होगा तो चिलेशन और ज्यादा होगा, रिंग फॉर्मेशन और ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब चिलेटिंग पावर जो होगी वो डिपेंड करेगी डेंटिसिटी पे। डेंटिसिटी मतलब लिगेंसी की बात कर रहे हैं, डेंटेशन की बात कर रहे हैं कि मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है। डेंटिसिटी बढ़ेगी मतलब चिलेटिंग पावर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और चिलेटिंग पावर बढ़ती है, इसका मतलब रिंग फॉर्मिंग टेंडेंसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाती है, जो कि उसे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। आओ थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, अब कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन, शेप और ज्योमेट्री को निकालने के लिए हमें ढेर सारी थ्योरीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है,
जैसे कि एक थ्योरी हमारे पास है बेटा वीबीटी, इट्स अ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके बारे में क्लास 11th में आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में बताया जा चुका है। जो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे डिस्कस कर ली जाएगी। उसके अलावा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसकी मदद से आप लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख पाते हो। तीसरी हो जाएगी आपकी क्या, वर्नर्स थ्योरी। कौन सी थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी। और उसके बाद जो चौथी हो जाएगी वो हो जाएगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि नोमेनक्लेचर तो पढ़ाया नहीं, आगे चले जा रहे हैं। तो नोमेनक्लेचर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाके देख लो, वीडियो अपलोड हो चुकी है। क्लियर बात, आ जाओ भाई। तो बीबीटी नहीं पढ़ेंगे, एमओटी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो बता देंगे वहां पे आगे चल के, फिलहाल जरूरत पड़ेगी। क्लियर बात। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्नर्स थ्योरी, और क्या पढ़ने वाले हैं, सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसकी मदद से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन शेप ज्योमेट्री निकालेंगे। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए वीबीटी बीटी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और एमओटी का सहारा भी लेंगे तो शेप वेप निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट पढ़ने वाली है उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा, अब देखो वर्नर्स थ्योरी की बात कर लेते हैं। वर्नर्स भाई साहब ने क्या कहा, इन्होंने कहा जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करेंगे तो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो तरह की वैलेंसी होती है। दो तरह की कौन सी वैलेंसी, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी। इस प्राइमरी वैलेंसी को ही बच्चा लोग क्या बोला जाता है, इसको ही बोला जाता है प्रिंसिपल वैलेंसी। क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल वैलेंसी। और यही वैलेंसी जो होती है ये होती है आयोनाइजेबल। कैसी होती है, आयोनाइजेबल। जबकि उन्होंने बोला एक और तरह की वैलेंसी होती है, उसको बोला जाता है सेकेंडरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी को ही बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं सब्सिडरी वैलेंसी भी बोल देते हैं। और ये वैलेंसी जो होती है ये होती है नॉन आयोनाइजेबल। कैसी होती है, नॉन आयोनाइजेबल। तो हमें इतनी सी थोड़ी सी बात याद रखनी है, स्ट्रक्चर को बनाते हैं और समझते हैं कि कौन प्राइमरी वैलेंसी है और कौन सेकेंडरी वैलेंसी है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक कंपाउंड है, इट्स अ कोबाल्ट। कोबाल्ट में 6 अमीन लगे हैं और 3 क्लोराइड बाहर लगे हैं। एक स्ट्रक्चर हम लोग इसका बनाएंगे और दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग ले लेंगे कोबाल्ट में। एक अमोनिया को कम कर दीजिए, एक सीएल ले आइए और 2 सीएल बाहर कर दीजिए। एक और बनाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाए। कम समय में ज्यादा समझने का यही तरीका होता है कि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल कर लिए जाए। अच्छा, इन सभी केस में अगर आप कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो वो निकल के आएगा +3। झूठ नहीं बोल रहा हूं, निकाल के देख लेना, ठीक है। बता दिया था कैसे निकाला जाता है, क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है तो अमोनिया की वजह से कोई हिसाब किताब नहीं आएगा। अब ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये कैसे मालूम चला, आईयूपीएससी का लेक्चर भैया जी देख लो जाके, वहां हमने बताया है कि अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड कैसे है। ठीक है, वाटर भी न्यूट्रल लिगेंड है, अमोनिया भी न्यूट्रल लिगेंड है। क्लियर बात। अच्छा, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो आप जरा एक चीज को नोटिस करना, इसके स्ट्रक्चर को मैं यहां ऊपर बना रहा हूं, देखो। अब इस कोबाल्ट में जो अमोनिया है, अमोनिया अमोनिया एक्चुअल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा। क्या बना रहा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा। अब जो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो आप 6 अमोनिया लगा दीजिए। आप क्या कर दीजिए, 6 अमोनिया लगा दीजिए। और आप जब एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि मैं जब अमोनिया को लगा रहा हूं तो मैं सॉलिड लाइन बना रहा हूं। इसका मतलब ये जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी होती है इसको डोनेट कर सॉरी डिनोट करते हैं, डोनेट नहीं करना, डिनोट करना, ठीक है। डिनोट करते हैं सॉलिड लाइन से। जबकि हमारी जो प्राइमरी वैलेंसी होती है इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, डॉटेड लाइन से। तो वर्नर्स थ्योरी में स्ट्रक्चर देख के तुम समझ जाओगे कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। तो इस स्ट्रक्चर में मैंने क्या बनाई है, सॉलिड लाइनें बनाई हैं। और सॉलिड लाइनें किसके बारे में बताएंगी हमको, सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताएंगी। अच्छा, अब इसमें 3 सीएल भी लगे हैं और ये जो 3 सीएल है यही पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को लाने के लिए। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इन्वॉल्व हो रहे हैं प्राइमरी वैलेंसी बनाने के लिए। और प्राइमरी वैलेंसी डिनोट करी जाती है बेटा किससे, डॉटेड लाइन से। क्योंकि ये जो सीएल हैं
ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहे हैं सेंट्रल मेटल को। आप जरा देखो, क्योंकि जो सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा। बाहर क्या करेगा, बाहर तो काउंटर आयन लगाया, और काउंटर आयन एक्चुअल में यहां पर क्या कर रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो Cl है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी प्राइमरी वैलेंसी मेंटेन कर रहा है, और प्राइमरी वैलेंसी को डिनोट करेंगे किससे, हम लोग डॉटेड लाइन से। तो उस डॉटेड लाइन में मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं, एक Cl मैंने ये बना दिया, एक Cl मैंने ये बना दिया, एक Cl मैंने ये बना दिया। तो इस स्ट्रक्चर को देख के हम लोग ये समझ सकते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी कौन है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। तो सेकेंडरी वैलेंसी एक्चुअल में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है इसको वर्ड का, 1 2 3 4 5 6, जितनी भी सॉलिड लाइन होंगी वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, और जितनी भी डॉटेड लाइन होंगी वो क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। लेकिन आप जरा इसमें आ जाओ, इधर देखो, अब अकेले कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर देखो एक Cl भी आ गया, और आपको बता दें ये Cl जो होगा इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को भी मेंटेन कर रहा होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर भी मेंटेन कर रहा होगा। इसका मतलब अब इसका डुअल नेचर है कि ये प्राइमरी वैलेंसी भी डिनोट करवाएगा और सेकेंडरी वैलेंसी भी डिनोट करवाएगा। और इसका स्ट्रक्चर में ऐसे बना के देखते हैं। तो स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो पहले 5 अमोनिया बना दो, 5 अमोनिया बनाएंगे, 1 2 3, ये 4 और ये 5। तो हमने ये 5 अमोनिया बना दी पहली बात तो, ठीक है। अच्छा, जब हमने 5 अमोनिया बनाई तो एक चीज तुम नोटिस करो कि हमने 5 कोऑर्डिनेशन नंबर तो दिखा दिए, एक कोऑर्डिनेशन नंबर Cl भी तो होगा। तो अब किल हम Cl को भी लगाएंगे। तो इसका मतलब Cl पार्टिसिपेट कर रहा है इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को मेंटेन करने में, इसीलिए हमने क्या बनाई, इसके लिए सॉलिड लाइन बनाई। लेकिन अगर जरा सोचो Cl के ऊपर एक माइनस है, उसकी वजह से इस पे एक प्लस भी तो आ रहा होगा, तभी तो टोटल मिला के +3 आया। इसका मतलब जो Cl है ये पार्टिसिपेट कर रहा है एज वेल एज इन सेकेंडरी वैलेंसी, मतलब इसके ऑक्सीडेशन नंबर को मेंटेन करने में भी हेल्प कर रहा है। और उसकी प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, डॉटेड लाइन से। तो देखो डॉटेड लाइन से हमने इस अंदर वाले Cl को लिख दिया। अब जो ये बाहर वाले Cl हमारे बचे हैं, उन बाहर वाले Cl को हमने ऐसे लिख दिया। तो अब शायद ये हल्का हल्का आपको समझ में आया होगा कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी सिर्फ और सिर्फ लिगेंड सी क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। काउंटर आयन सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन काउंटर आयन क्या कर सकता है, काउंटर आयन प्राइमरी वैलेंसी शो करवा सकता है, मतलब डॉटेड लाइन। और दूसरी चीज, अगर लिगेंड भी चार्ज है, अगर लिगेंड भी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज लिगेंड है, तो वो दोनों ही काम करवा सकता है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी भी डिनोट करवा सकता है। इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। अब तुम जरा देखो कि यहाँ पे लिगेंड 4 अमोनिया लगे हैं और 2 क्लोरीन लगे हैं, तो इसका मतलब 6 सॉलिड लाइन तो पहली बात तो बनने वाली है। तो अगर 6 सॉलिड लाइन कोवाड के साथ बनेंगी तो आप 4 अमोनिया लगा दीजिए, 1 2 3 4 और 2 Cl लगा दीजिए। तो 1 अमोनिया हो गया, 2 अमोनिया हो गया, 3 अमोनिया हो गया, 4 अमोनिया हो गया। अब ये Cl भी तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये Cl लगा है तो ये किस में पार्टिसिपेट करेगा, ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी डिनोट करने में पार्टिसिपेट करेगा। और हम लोग इसे कैसे लिख रहे हैं, सॉलिड लाइन से, मतलब Cl हमने बना दिया, अभी बाहर वाले की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज जरा बताओ कि Cl जो है वो न्यूट्रल लिगेंड तो है नहीं, वो नेगेटिव चार्ज लिगेंड है। इसका मतलब ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी भी दिखवाएगा, और ये जब प्राइमरी वैलेंसी दिखवाएगा तो डॉटेड लाइन भी साथ में बना दी जाएगी। इसका मतलब ये Cl इसकी सेकेंडरी वैलेंसी भी बता रहा और इसकी प्राइमरी वैलेंसी भी बता रहा, और बाकी का जो बाहर वाला काउंटर आयन Cl लगा है ये सिर्फ इसकी प्राइमरी वैलेंसी दिखाएगा, जिसको आप कैसे दिखा दोगे, डॉटेड लाइन से दिखा दोगे। तो ये कहानी है वर्नर्स थ्योरी की, जो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताते हैं। और मैंने आपको बताया कि प्राइमरी वैलेंसी प्रिंसिपल या आयनाइजेबल वैलेंसी होती है, और इसको डॉटेड लाइन से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और दूसरी चीज क्या मैंने बताई, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये सब्सिडरी या नॉन आयनाइजेबल होती है, और इसको सॉलिड लाइन से डिनोट करते हैं। प्राइमरी वैलेंसी असल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर बता रहा है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी वो क्या बता रहा होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहा होगा।
अब आप एक चीज नोटिस करो कि जो नेगेटिव चार्ज लिगेंड होता है, नेगेटिव चार्ज लिगेंड बेटा इसकी प्राइमरी वैलेंसी को भी और क्या कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है। लिगेंड अगर है, क्या बोला मैंने, लिगेंड अगर है तो लिगेंड सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा होगा, लिगेंड सिर्फ और सिर्फ क्या सेकेंडरी वैलेंसी दिखाएगा, नहीं। आप देखो यहाँ पे लिगेंड तो सीएल भी है ना, तो सीएल प्राइमरी वैलेंसी भी दिखा रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी भी दिखा रहा है। लेकिन काउंटर आयन जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या बताते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी के बारे में ही बताते हैं। और सॉलिड लाइन उनके ही लिए बनती है जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हैं सेंट्रल मेटल को। तो ये रहा वर्नस थ्योरी का हिसाब किताब। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि अभी हम लोग चलने वाले हैं कहां पर, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे। अब आ जाओ, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ढेर सारा रायता फैलाएंगे वहां पर, और स्ट्रक्चर शेप ज्योमेट्री की बातें भी होने लग जाएगी। चले आगे आ जाओ। तो सीएफटी हमको ये बताती है कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की आप बात करोगे तो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि जो सेंट्रल मेटल होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और जो लिगेंड होगा वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है और वो उस कॉम्प्लेक्स को और ज्यादा स्टेबल बनाता। लेकिन आपको मालूम है कि जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात होती है तो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम लोग बात करते हैं किसकी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। किसकी बात करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, या हम कह सकते हैं कि हम लोग उसमें ट्रांजिशन मेटल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ट्रांजिशन मेटल की। अब होता क्या है कि जो ट्रांजिशन मेटल में उनकी डी ऑर्बिटल होती है, वो डी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी मेंटेन रहती है। क्या होती है, डीजेनरेसी, या ये कह सकते हो वो होती है डीजेनरेटेड। अब ये डीजेनरेटेड क्या होता है, जब कभी भी, अब इसको यहां से समझ लो कि जब तुम डी ऑर्बिटल की बात कर रहे थे तो उन डी ऑर्बिटल में ये है डी एक्स वाई, ये डी है वाई जेड, ये है डी जेड एक्स, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर। तो इन सब की एनर्जी बराबर है, इसीलिए आप देख रहे होगे कि ग्राउंड स्टेट में इन सब की एनर्जी क्या है, बराबर है। लेकिन होता क्या है कि जब कभी कोई लिगेंड इस ट्रांजिशन मेटल को अप्रोच करता है, उसके आसपास आता है या उसकी फील्ड में आता है, तो उसकी क्रिस्टल की फील्ड में आने की वजह से उसकी जो डीजनरेसी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती और ये अपनी डीजनरेसी मेंटेन नहीं रख पाता। इसका मतलब अलग अलग ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो जाती हैं जिनकी अलग अलग एनर्जी हो जाती। तो अगर सेम ऑर्बिटल की एनर्जी ही अलग हो जाएगी तो क्या डीजनरेसी मेंटेन रही, वो इक्वालिटी ऑफ एनर्जी मेंटेन रही, नहीं रही। इसका मतलब अब हमें देखने को मिलेगा कि जैसे ही कोई लिगेंड अप्रोच करेगा उसको, तो लिगेंड के अप्रोच करने की वजह से इसकी डीजनरेसी लॉस्ट हो जाएगी और ये स्प्लिट हो जाएंगी। अब जब स्प्लिट होंगी तो उसमें से डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स जो होंगी वो इस नॉर्मल एनर्जी से नीचे एनर्जी क्या करेंगी, एक्वायर कर लेंगी, मतलब लोअर एनर्जी में आ जाएंगी। और उसके अलावा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो होती है वो लिगेंड के अप्रोच करने पर थोड़ी हाई एनर्जी क्या कर लेती है, गेन कर लेती है और शिफ्ट हो जाती है। तो इस तरह की ऑर्बिटल को जो कि लोअर एनर्जी पे आ गई, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इनको बोलते हैं T2G ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, T2G ऑर्बिटल। लेकिन वो जो हायर एनर्जी पे चली गई उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे EG ऑर्बिटल। अच्छा, अब जो इनकी एनर्जी है वो एक्चुअल में हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो T2G होती है वो लोअर एनर्जी एक्वायर करती है, जो EG होती है वो हायर एनर्जी एक्वायर करती है। अब जो लोअर एनर्जी होगी वो इतनी लोअर होगी कि माइनस में चली जाएगी, जिसको हम लोग जब निकालते हैं तो ये वैल्यू निकल के आती है -0.4। अब आप देख रहे हो ये डेल ओ क्या है, डेल ओ का मतलब है, डेल का मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और ओ का मतलब क्या हो गया, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। किसकी बात हो गई, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन T2G ऑर्बिटल कितनी होगी, -0.4। लेकिन
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन ईजी ऑर्बिटल कितनी हो जाएगी? प्लस में 0.6, क्योंकि नॉर्मल एनर्जी रेंज से ये ऊपर है तो प्लस में वैल्यू रखेंगे, नॉर्मल एनर्जी रेंज से नीचे है तो वैल्यू क्या रख देंगे? माइनस में रख देंगे। अच्छा, ये तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स कैसा हुआ? टेट्राहेड्रल हुआ, तो उस टेट्राहेड्रल में बात पूरी उलट जाती। मतलब ईजी नीचे मिलेगी और T2G कहां मिलने वाली है? ऊपर मिलने वाली है। तो आप पूछोगे तो सर ये बताओ कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनना कब फेवर होता है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनना तब फेवर होता है जब सेंट्रल मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हो, या ये कह दो कि जब लिगेंड काफी बल्की हो, काफी बड़ा हो, या आप ये भी कह सकते हो कि वो लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड होना चाहिए, या एक पॉइंट ये भी जोड़ा जा सकता है कि उसमें जो डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए या तो वो अनफिल्ड होनी चाहिए या हाफ फील्ड या फुल फील्ड होनी चाहिए। तो अगर इन चारों कैटेगरी या इन चारों केसेस में से कोई भी केस मिलता है तो हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्सेस कैसा बनेगा? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। नहीं तो हम लोग कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तुम्हें समझ में आया होगा कि जो डी ऑर्बिटल्स होती हैं वो डीजेनरेटेड होती हैं, ग्राउंड स्टेट में होती हैं, सबकी एनर्जी बराबर होती है, लिगेंड के आते ही स्प्लिटिंग चालू हो जाती है। मतलब जैसे ही लिगेंड क्या करता है, उस पर्टिकुलर क्रिस्टल की फील्ड में पहुंचता है, तो फील्ड क्या हो जाती है? ब्रेकडाउन हो जाती है। और ब्रेकडाउन होने के बाद उसके कुछ ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो लोअर एनर्जी एक्वायर कर लेते हैं और कुछ ऑर्बिटल्स क्या करेंगे? उससे हायर एनर्जी एक्वायर करेंगे। उसमें जो लोअर एनर्जी में डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स को बोलेंगे T2G ऑर्बिटल, और जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो हायर एनर्जी पे चले गए उनको बोलेंगे क्या? Eg ऑर्बिटल। हायर एनर्जी वालों की वैल्यू पॉजिटिव में होगी और लोअर एनर्जी वालों की वैल्यू किस में रखी जाएगी? नेगेटिव में रखी जाएगी। और वैल्यू निकाल के रखी है -0.4 डेल ओ किसके लिए? T2G ऑर्बिटल के लिए, और प्लस 0.6 डेल ओ किसके लिए रखा गया? Eg ऑर्बिटल के लिए। अब हमने ये जो एनर्जी रखी है, इस एनर्जी के बिहाफ पे हमसे वो कहता है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट करके दिखाइए। तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है, इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो -0.4x प्लस एक्स, सॉरी -0.4x। अब x क्या है? x यहां पर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इन T2G ऑर्बिटल, और प्लस 0.4y। तो यहां पर y जो है इट्स अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg ऑर्बिटल्स। अभी हम लोग इसको निकाल के प्रैक्टिकली देखेंगे भी, और साथ साथ में इसमें पेयरिंग एनर्जी भी होती है। अगर पेयर अप इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे तो एक पेयरिंग एनर्जी जुड़ेगी, दो पेयर अप हो रहे होंगे तो दो पेयरिंग एनर्जी जुड़ेगी। अगर किसी ऑर्बिटल में पेयरिंग हुई है तो इसका मतलब एक पेयरिंग एनर्जी, एक और ऑर्बिटल अगर पेयरिंग में इन्वॉल्व है तो दो पेयरिंग एनर्जी, तो वो भी कैलकुलेट कर ली जाती है। लेकिन आप जरा समझो कि अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालनी हो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखो बात पलट जाएगी। T2G वैल्यू कैसे आ जाएगी? T2G की वैल्यू बेटा पॉजिटिव में आ जाएगी, जबकि Eg की कैसी हो जाएगी? नेगेटिव में हो जाएगी। और Eg के साथ जरा देखोगे ये क्या है? -0.6y। तो इसका मतलब Eg की बात हो गई, और 0.4 प्लस लगा के लिख रहे हैं, इसका मतलब किसकी बात हो गई? T2G की बात हो गई। तो x तुम्हें मालूम है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल, और y तुम्हें मालूम है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg ऑर्बिटल। और इन दोनों एनर्जी का अगर रिलेशन हमसे पूछा जाता है तो पता होना चाहिए कि डेल्टा टी जो होता है वो -4/9 मल्टीपल ऑफ डेल ओ के बराबर होता है। तो कभी कभी हमसे इस पे भी सवाल उठा के पूछ लेता, तो सवाल हमारा सीधा रखा रहता है, उठा के एनर्जीज रख देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं -4.9 से, और अगर डेल ओ पता होगा तो डेल टी आ जाएगा, डेल टी पता होगा तो डेल ओ निकाल के ले आते हैं। लेकिन अभी बात हमारी अधूरी है, आओ जल्दी से इस बात को आगे बढ़ाते हैं भाई। अब ये जो आप एनर्जी गैप देख रहे हो, ये एनर्जी गैप कुछ केसेस में कम भी होगा और कुछ केसेस में ज्यादा भी होगा। कैसे? आओ जरा हम बताते हैं इसको। एग्जाम्पल के तौर पे कि आपके पास यहाँ पे डी ऑर्बिटल थी। अब डी ऑर्बिटल जब टूटी तो टूटने पे आपने देखा कि यहाँ पर ये T2G और यहाँ पर ये Eg, और आप एनर्जी गैप इतना देख रहे हो। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि आप एकदम से देखो कि ये क्या हो गया, इतना बड़ा एनर्जी गैप कैसे आ गया, तो इतना बड़ा एनर्जी गैप भी आ सकता है। ये डिपेंड करेगा कि वो लिगेंड कैसा है।
अगर लिगेंड स्ट्रांग है, अगर लिगेंड कैसा है, अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, क्या है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड इसीलिए बोला कि वो फील्ड क्या करेगा, बड़ी जनरेट करेगा। अब जब फील्ड बड़ी जनरेट करेगा तो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होने वाला है। लेकिन वही अगर कमजोर सा लिगेंड हुआ तो फील्ड भी क्या जनरेट करेगा, बहुत छोटी फील्ड जनरेट करेगा। स्प्लिटिंग भी क्या करेगा, कम स्प्लिटिंग करेगा। तो हम कह सकते हैं भैया जी, अगर वीक फील्ड लिगेंड है, क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो फील्ड भी या स्प्लिटिंग भी क्या करने वाला है, कम करने वाला है। मसला अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। जरा ध्यान दो, T2G में, T2G में अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो ये, EG में ये सेम कहानी यहां रख ले, T2G में ये मिलेंगे और EG में हमको ये मिलेंगे। अच्छा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा तो गैप उसने बहुत ज्यादा रखा। अब मान लो डी में 5 इलेक्ट्रॉन थे और इलेक्ट्रॉन की जब भी फिलिंग करेंगे तो आप बहु प्रिंसिपल, आपको मालूम है कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे करा जाता है, आपको हुंड रूल भी मालूम है, आपको पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी मालूम है। उन सबको लगाएंगे और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। जरा देखो, अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो पहले डी एक में गया, फिर दूसरे में गया, फिर तीसरे में, तो डी एक्स वाई में गया, डी वाई जेड में गया, डी जेड एक्स में गया। इतना समझ में आया? अच्छा, अब आपको लग रहा है कि अगला इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर में जाएगा। आपके हिसाब से आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन इतना ज्यादा एनर्जी गैप हो गया कि इलेक्ट्रॉन कूद ही नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉन कहेगा भैया ऊपर जाके इतनी एनर्जी वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। उन 5 इलेक्ट्रॉन में जब 3 यहां भर लिए तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां और 1 यहां भर लेते हैं। इसका मतलब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगेगा तो पहले T2G को भरा जाएगा, क्योंकि EG में जाने के लिए इतनी एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर मान लो D5 का केस या D4 का केस तुम देख रहे हो और कह रहे हो उस कॉम्प्लेक्स में वीक फील्ड लिगेंड लगा है, तो उसमें पहले कहेगा भैया यहां भरो, भैया दूसरा यहां भरो, भैया तीसरा यहां भरो, और क्या कहेगा कि अपने पास एनर्जी है, आओ चलो कूद के चले और अगले वाले में इलेक्ट्रॉन भर दें। तो भैया क्या करेगा, एनर्जी गैप कम है, तो एनर्जी गैप अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन यहां से सटाक से यहां कूद जाएगा। इसका मतलब पहले T2G को उसने हाफ फील्ड करा, एनर्जी गैप कम था, कह रहा जरा हम EG में घूम के आते हैं, तो EG में एक घूमा, 4 हो गए, एक बचा, तो कह रहा अब हम लोग EG में ही रहेंगे, T2G में वापस नहीं आएंगे। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो फील्ड जो होगी या जो एनर्जी गैप होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से पेयरिंग होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। द पॉसिबिलिटी ऑफ पेयरिंग ओवरकम्स, ठीक है, आ जाएगी भाई साहब। पहले T2G में जाएगा, उसके बाद अगर छठा इलेक्ट्रॉन होता तो वो भी पहले यहां भर देता, लेकिन जब सातवां होता कहता जगह ही नहीं है, आओ चले, कहां चले, ऊपर चले। लेकिन अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो वीक फील्ड लिगेंड में एनर्जी गैप क्या मिलेगा, आपको कम मिलेगा, और कम मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन पहले यहां 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 फिर कूद के ऊपर भी भर जाएगा। इसका मतलब जो ये बीच में एनर्जी गैप आ रहा है, ये एनर्जी गैप का जो मैग्नीट्यूड है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन सा लिगेंड कितनी बड़ी फील्ड जनरेट कर सकता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी, गैप बहुत ज्यादा होगा। वीक फील्ड लिगेंड होगा तो फील्ड भी छोटी बनेगी, एनर्जी गैप भी कम होगा। तो अब एक चीज नोटिस करना, एक चीज नोटिस करना, अगर भैया जी, अगर भैया जी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन को रहने की इजाजत देती है। मेरी बात समझे, इसका मतलब इनके पास स्प्लिटिंग एनर्जी कम है। तो अगर स्प्लिटिंग एनर्जी कम है तो भैया गैप भी क्या होगा, कम। इसका मतलब कभी अगर ऐसा मिल जाए तो समझ जाना वीक फील्ड लिगेंड की बात हो रही है। लेकिन अगर कहते हैं कि स्प्लिटिंग एनर्जी ही ज्यादा थी, पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी है, तो समझ जाइएगा दिन दहाड़े किसकी बात हो रही है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात हो रही है। इसका मतलब जो एनर्जी का मैग्नीट्यूड होता है वो लिगेंड के नेचर पे डिपेंड करता है कि लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। आओ थोड़ा सा और आगे चलते हैं और इन लिगेंड्स को उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग सजाएंगे और उसी को बोलेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोलेंगे,
स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की चर्चा करते हैं। आओ आगे चलते हैं। आ जाओ इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के भी दर्शन करा देते हैं। इसमें हम लोग सीक्वेंस में लगाएंगे। याद रखना कि सबसे पहले लगेगा आयोडाइड आयन, उससे ज्यादा जो स्ट्रेंथ होगी वो होगी बेटा ब्रोमाइड आयन की, उससे ज्यादा जो होगी वो क्लोराइड आयन की, उसके बाद जो होगा वो होगा फ्लोराइड आयन, उसके बाद जो होगा वो हाइड्रोक्साइड आयन होगा, हाइड्रोक्साइड आयन के बाद जो होगा वो ऑक्सलेट आयन होगा, उसके बाद जो होगा वो वाटर मॉलिक्यूल लगा देंगे, उसके बाद जो लगेगा इट्स EDTA एथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट हो जाएगा, उसके बाद जो मिलेगा वो मिलेगा अमोनिया, अमोनिया के बाद जो मिलेगा वो NO2, NO2 के बाद मिलेगा CN, उसके बाद जो मिलेगा वो मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, अगर ये नजर नहीं आ रहा है तो मैं नीचे बना दे रहा हूं। अमोनिया के बाद जो लिखा था वो लिखा था NO2, NO2 के बाद जो लिखा था वो लिखा था CN, उसके बाद जो लिखा था इट्स कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड जो है वो बढ़ती जा रही है, उसकी जो एनर्जी है वो बढ़ती जा रही है। इसका मतलब आपको याद रखना है कि वाटर तक जितने भी होंगे ये सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड होंगे, लेकिन EDTA के बाद जितने भी होंगे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा एक्सेप्शन है, वो आपको याद रखना है कि अमोनिया जो है, अमोनिया आप देख पा रहे हो कि अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन ये अमोनिया आयरन और निकिल के साथ एक्ट करता है वीक फील्ड लिगेंड के साथ। उसी के साथ आप अगर वाटर की बात करोगे तो वाटर का मॉलिक्यूल देख पा रहे हो कि वो वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन ये वेनेडियम, कॉपर और जिंक के साथ बिहेव करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। उसी के साथ अगर आप बात कर लो क्लोरीन या क्लोराइड आयन की, तो ये भी एक वीक फील्ड लिगेंड है, और ये वीक फील्ड लिगेंड होने के साथ साथ प्लैटिनम और पैलेडियम के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता। और ये जो एक्सेप्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जब कभी भी हम लोग कॉम्प्लेक्सेस को देखेंगे तो उन कॉम्प्लेक्सेस में एक्सेप्शन वाला केस सबसे पहले देखेंगे, तब जाके कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री आप बताने के काबिल हो पाओगे। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक चीज याद रखना, जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाती वैसे वैसे जो एब्जॉर्प्शन या लैम्डा जो है वो क्या होता जाता, कम होता जाता। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों है, जरा समझो, जरा समझो। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगे होने से जो बीच का गैप या एनर्जी गैप क्रिएट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो अगर एनर्जी गैप ज्यादा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जंप करने के लिए ज्यादा एनर्जी भी क्या चाहिए होगी। तो इसका मतलब एनर्जी जितनी ज्यादा होगी लैम्डा ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होगा वो उतना ही कम होगा। और आपको मालूम है लैम्डा जितना कम, इसका मतलब आपने विब्ग्योर के बारे में पढ़ा होगा। आपने जब विब्ग्योर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा जो वॉयलेट वाली या ब्लू रीजन होता है इनकी एनर्जी जो होती है वो काफी हाई होती है, जबकि जो रेड ऑरेंज रीजन होता है इनकी एनर्जी जो होती है वो बहुत ही लो होती है। तो जरा समझो, अगर स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो लैम्डा एब्जॉर्प्शन बहुत कम, और लैम्डा एब्जॉर्प्शन कम तो इलेक्ट्रॉन को जंप कराने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए होगी, इसका मतलब वॉयलेट रीजन में आप आ जाओगे। लेकिन अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ही कम हो जाए तो गैप क्या होगा, बहुत कम, और गैप जब बहुत कम होगा तो लैम्डा ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा। इसका मतलब आप कौन से रीजन में आ जाओगे, रेड रीजन में आ जाओगे। तो सवाल इस पे भी पूछा गया है। तो ये एक्सेप्शन वाली बात भी याद रखनी है, और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बताएगी कि कौन वीक फील्ड लिगेंड है और कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग D2, D3, D4 डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेते हैं और अलग अलग लिगेंड लगा के देखते हैं और देखते हैं कि हमें कैसे फिलिंग करनी है। तो उस हाइब्रिडाइजेशन की तैयारी हम लोग अभी से करने जा रहे हैं, और साथ साथ में हम लोग निकालने वाले हैं क्या, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो तैयार रहिए, आगे चलते हैं। तो यूजुअली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की ही बात कर रहे हैं,
तो जरा देखो कि हमने डी में 3 इलेक्ट्रॉन रखे हैं, तो डी में जब 3 इलेक्ट्रॉन रखे हैं तो शुरुआत वाली जो ये 3 हो जाएंगी, ये हो जाएगी T2G, और बाद वाली क्या हो जाएंगी, Eg। सेम कहानी हमारी कब होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब लगा होगा तो T2G, और ये क्या हो जाएगा, Eg। तो बताया था कि वीक फील्ड लिगेंड जब होता है तो एनर्जी गैप कम बनता है, तो पहले अनपेयर्ड T2G में करेंगे, फिर Eg में करते थे, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो गैप बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगा, तो T2G में कोशिश करते हैं कि पहले अनपेयर्ड के साथ पेयरिंग भी कर लें, रिमेन इलेक्ट्रॉन कहां भर लेंगे, Eg में भर लेंगे। आओ जरा, तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3, और खत्म हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन, आगे नहीं है ना, तो इसका मतलब हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड में आ जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी पहले T2G में भरेंगे, मतलब D3 का केस अगर हुआ, मतलब अगर डी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन हुए, तो चाहे T2G हो चाहे Eg हो, इसी तरह से भर के निकल जाएंगे। लेकिन D5 की बात करेंगे, लगा है वीक फील्ड लिगेंड, तो T2G हमारे पास ये है और Eg हमारे पास ये है, तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन गए, वीक फील्ड लिगेंड लगा है तो एनर्जी गैप कम है, तो उसके बाद के इलेक्ट्रॉन आगे भर देंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा है तो ये T2G हो गया, और ये क्या हो गया, Eg हो गया। अच्छा, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा होगा तो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होगा, तो कोशिश ये करेंगे कि मोस्ट प्रोबेबल पेयरिंग भी कहां पर हो जाए, T2G में ही हो जाए, तो 1 2 3, ये 4 और ये 5, इस तरह से भरा जाएगा। D6 के केस में आ जाइए, T2G में पहले भरेंगे, Eg में भी भरेंगे क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड लगा है, तो 1 2 3 T2G में गए, एनर्जी गैप कम था, कूद गए कहां पर, Eg में, और फिर अब इलेक्ट्रॉन जो बच रहा है वो कहां भर देंगे आकर, T2G में। अच्छा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पे आ जाओ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पहले कहां भरेंगे, T2G में, फिर कहां जाएंगे, Eg में जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो जब ये भर जाएगा और अगर इलेक्ट्रॉन बचेगा तो कहां लेके जाएंगे, Eg में लेके जाएंगे। आ जाओ D7 में आ जाओ, वीक फील्ड लिगेंड लगा है, ये है T2G, ये है Eg, वीक फील्ड लिगेंड लगा है, D7 है, ऑक्टाहेड्रल का केस है, तो T2G में पहले भरो 1 2 3, फिर 4 5, फिर ये 6 और ये 7, ऐसे भरेंगे। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ तो पहले T2G में जाएगा, उसके बाद जो कुछ बचेगा वो Eg में जाएगा, ऐसा है कि नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लगने लगा तो 1 2 3 4 5 6 और एक साथ, अब आया जरा देखो, फीलिंग समझ में आ रही है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लगने से मसला कुछ और हो जाएगा। अच्छा, अब वीक फील्ड लिगेंड लगा है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 T2G में पहले गए, उसके बाद Eg तो बहुत नजदीक होगा तो एनर्जी गैप कम है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां भी भर के चले आए, इलेक्ट्रॉन और बच रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे, 1 2 3, अब यहां भर देंगे। मतलब अभी T2G में 2 आ सकते थे, लेकिन हमारे पास 8 ही इलेक्ट्रॉन थे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा है तो पहले T2G की बात करेंगे, फिर Eg की बात करेंगे। 1 2 3 4 5 6, अब 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो यहाँ भर दिए जाएंगे, ठीक है। इनको भी कोशिश करी जाती पेयर अप करने की, अभी आगे चलेंगे तो बात करेंगे भैया। वीक फील्ड लिगेंड लगा है, 9 इलेक्ट्रॉन है, तो भरते जाओ, T2G भी साथ में जाएगा और Eg भी जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये देखो 9, एक इलेक्ट्रॉन बचा। अच्छा, आ जाओ जरा D9 का केस, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा होता है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, मतलब हमारी तरफ केंद्रित करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, अब जो भैया इसमें 9 इलेक्ट्रॉन होता है, कितने भर गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ऐसे भरा जाता है। लेकिन जो ये वाला इलेक्ट्रॉन आखिरी वाला होता है, ये जंप कर जाता है, क्या करेगा, एनर्जी इतनी होती है, ये कहेगा भैया हम जा रहे हैं, लिगेंड के लगने की वजह से एनर्जी इतनी आ जाती है कि जंप कर जाता है टू द हायर टू द हायर एनर्जी टू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल। तो D9 के केस में ये याद रखना है कि ये जो नवा आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन तुम्हें मिलेगा, ये आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन, अच्छा मैंने स्ट्रॉन्ग फील्ड में जो भरा है वो भरने का तरीका एक बार फिर से देख लो, क्योंकि पहले T2G में जाएगा, पहले किस में जाएगा, T2G में। आई थिंक मैंने सीक्वेंसिंग कर दी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये फिर जो भरा जाएगा ऐसे। तो जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन हमारा वाला होने वाला है, ये क्या करेगा, ये कूद जाएगा आगे, और जब ये आगे कूदेगा तो उसका मतलब जो डी इनर वाली डी होगी वो खाली हो जाएगी। यहां पर एक बात समझ लो, क्या समझो जरा, कि अगर वीक फील्ड लिगेंड लगा होगा
तो इनर डी ऑर्बिटल में कोई जगह नहीं बचेगी। इसका मतलब जो ऑर्बिटल आगे वाली होंगी, मतलब आउटर ऑर्बिटल में ही फिलिंग होगी। मेरी बात समझे। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ तो जरा सोचो, ये जो इनर डी वाली है ये भी खाली है, तो लिगेंड जब इलेक्ट्रॉन भरने आएगा तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भर देगा? इनर ऑर्बिटल में, बाद में आउटर वालों की बात होगी। इसका मतलब समझे कि वीक फील्ड लिगेंड जो होते हैं इनको बोला जाता है आउटर ऑर्बिटल लिगेंड्स। मतलब इनकी वजह से फिलिंग जो होती है वो आउटर ऑर्बिटल में होगी, और इस वीक फील्ड लिगेंड में आउटर फिलिंग होने की वजह से जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे उन कॉम्प्लेक्सेस को बोला जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगने की वजह से इनर ऑर्बिटल भी खाली रह जाएंगी। तो पहले इलेक्ट्रॉन इनर में भरेंगे, बाकी बचे हुए कहां भरे जाएंगे? आउटर में। वो कौन से इलेक्ट्रॉन जो हम भरने की अभी बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन होंगे लिगेंड्स के। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन हमने भरे हैं ये किसके थे? ये इस सेंट्रल मेटल के थे, डी ब्लॉक मेटल के थे। तो इसका मतलब लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अगर इनर ऑर्बिटल में जाएंगे तो ऐसा कॉम्प्लेक्स कहलाएगा क्या? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या कहलाएगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, एक चीज जरा समझो कि अगर वीक फील्ड लिगेंड लग रहा था तो देखो वो पेयरिंग नहीं होने दे रहा है, या इसको बोलते हैं लो स्पिन लिगेंड। क्या बोलते हैं? लो स्पिन लिगेंड। लेकिन सॉरी, लो स्पिन लिगेंड नहीं, हाई स्पिन लिगेंड। स्पिन यहां पर ज्यादा, मतलब पेयरिंग क्या है? कम है। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगेगा तो जरा सोचो, यहां पर जो पेयरिंग होगी वो बढ़ जाएगी और स्पिन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसीलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को लो स्पिन लिगेंड भी बोला जाता है। जबकि वीक फील्ड लिगेंड में जो स्पिन होगा वो सबका दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि सारे अनपेयर्ड, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं इनको बोला जाता है क्या? इनको बोलते हैं हाई स्पिन लिगेंड। क्या बोला जाता है? हाई स्पिन लिगेंड। तो इतनी जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई है इनको याद रखना। और अभी हम लोग निकालने जा रहे हैं क्या? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आ जाओ आगे चलते हैं। देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालते हैं, फॉर्मूला पहले भी बता चुके थे। कि फॉर्मूला निकलता है -0.4x प्लस 0.6y डेल ओ, और साथ साथ में पेयरिंग एनर्जी भी लग जाती है। x क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g ऑर्बिटल, और y क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg ऑर्बिटल। अब आओ जरा सा देखते हैं एग्जांपल हम लोग भाई साहब। इधर देखो, अगर वीक फील्ड लिगेंड लगा है D3 है, तो आपको मालूम है D3 के केस में चाहे वीक फील्ड लगा हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा हो, T2g में ही 3 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो अगर इसकी हम लोग CFSE निकालते हैं तो जरा बताओ फॉर्मूला लगेगा -0.4 इंटू एक्स, मतलब T2g का इलेक्ट्रॉन ना, तो एक्स में क्या इलेक्ट्रॉन है? 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 0.6 वाई का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg ऑर्बिटल। तो Eg ऑर्बिटल में तो 0 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 डेल ओ। ठीक है। और आप देखो यहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं हुआ है, तो पेयरिंग एनर्जी हम लोग ऐड नहीं करेंगे। इस वैल्यू को फाइंड करेंगे अगर हम लोग वीक फील्ड के केस में, तो लगभग निकल के आ जाएगा -1.2 डेल ओ निकल के आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, इधर भी सेम वैल्यू ही निकल के आएगी CFSE की, -1.2 डेल ओ निकल के आएगी। जरा यहां चेक करो, यहां देखो, यहां जब हम लोग CFSE को फाइंड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी माइनस, सॉरी, यहां वैल्यू हो जाएगी -0.4x प्लस 0.6y डेल ओ। अब पेयरिंग एनर्जी नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं हुआ है। तो x में क्या इलेक्ट्रॉन है? T2g में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 2, तो ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2, और ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा +1/2। इसका मतलब लगभग एनर्जी कितनी आ गई? यहाँ पर 0 आ गई। ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं। ऐड ऑन कर दोगे तो कितना हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इधर चेक करो,
T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आपके फॉर्मूला लगेगा -0.4 इंटू 5। और Eg में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक भी नहीं है, तो जीरो लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 4 20 मतलब -0.20 डेल ओ आ जाएगा। और अब देखो यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, दो दो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, तो लिख सकते हैं दो पेयरिंग एनर्जी भी मौजूद है। तो ये पेयरिंग एनर्जी तब लगाएंगे जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो जाएंगे। जल्दी से बताओ D6 में कैसे निकालें? D6 में निकालेंगे तो T2G में कितने हैं? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, तो -0.4 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस 0.6 इंटू 2। Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और बताओ पेयरिंग एनर्जी कितनी होगी? पेयरिंग एनर्जी एक ही पेयरिंग एनर्जी होगी। सॉल्व कर लेंगे, 4 4 16 मतलब -1.6 आ जाएगा, और प्लस 6 2 12 मतलब 1.2 आ जाएगा, प्लस एक पेयरिंग एनर्जी आ जाएगी। सॉल्व करोगे तो -0.4 प्लस पी, डेल ओ लगा लेंगे, ठीक है, डेल ओ लगा लेंगे। इट्स अ डेल ओ प्लस पेयरिंग एनर्जी। अच्छा, यहां जब निकालोगे, देखो यहाँ T2G में ही है, Eg में है ही नहीं, तो जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसको मैं आगे सॉल्व कर दे रहा हूँ। T2G में कितना है? T2G में -0.4 इंटू 6 है, और Eg में 0 है। अब बताओ पेयरिंग एनर्जी कितनी होगी? तीन तीन पेयरिंग एनर्जी हो जाएगी, तो 4 6 लगभग 24 हो जाएगा, तो -2.4 डेल ओ प्लस 3 पेयरिंग एनर्जी। तो इस तरह से अगर कोई सवाल बन जाता है कि भैया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकाल के दिखाइए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो भी निकाल लेंगे। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में फॉर्मूला थोड़ा हमारा उलट जाता है, 0.6 की वैल्यू नीचे आ जाती है और 0.4 ऊपर चला जाएगा, मतलब 0.6 चला जाएगा माइनस में, और 0.4 जो होगा वो चला जाएगा प्लस में। शुरुआत में मैंने फॉर्मूला वहां पे लिख दिया था। तो इस तरह से हम लोग एनर्जीज को भी फाइंड कर सकते हैं। और नोमेनक्लेचर के लिए मैंने लेक्चर ऑलरेडी पहले से अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, जाके देख सकते हो। और मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसके हाइब्रिडाइजेशन की, शेप की और ज्योमेट्री की।